चलिए आज हम शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये फिजिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कूलाम लॉ के बाद में वैद्युत द्विध्रुव भी आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पर एग्जाम में आपके पास में कोई एक ना एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। ये कंफर्म है इसमें आपके पास में कि इसमें क्वेश्चन आएगा ज़रूर, तो इसे बड़ा ध्यान से आप सब देखिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, यहाँ पर देखते हैं कि क्या निकाय है, जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर दो आवेश हैं, एक आपके पास में पहला है और यह दूसरा है, जिस पर Q आवेश यहाँ पर भी है और Q आवेश यहाँ पर भी है, परिमाण समान है। किंतु यहाँ पर अगर हम आवेश की बात करें तो ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो यही आपके पास में है कि ये एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, एक ऐसे निकाय के बारे में बात की जा रही है जिस पर दो आवेश हो जिनके परिमाण तो समान हो परंतु उनकी प्रकृति जो है वो विपरीत हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। तो इस तरह का जो आपके पास में निकाय होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट पे, देखते हैं कि दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो रेखा आपके पास में द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है जिसे हम 2l से डिनोट करते हैं, ये द्विध्रुव की लंबाई कहलाती है। और यहाँ पर अगर कुल आवेश की बात की जाए तो कुल आवेश यहाँ पर -q, यहाँ पर +q, तो कुल आवेश आपके पास में हो जाता है ये 0। तो कुल आवेश आपके पास में होता है 0, लेकिन यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो 0 नहीं होगा, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। अगर आपके पास में वैद्युत द्विध्रुव है तो उसका आघूर्ण जरूर होगा। कारण क्या है? इन दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी। यहाँ पर -q अंदर की तरफ और +q बाहर की तरफ ब्रग लगाएंगे या खिंचाव होगा इनके अंदर, तो इससे इनमें एक आघूर्ण उत्पन्न होगा जिससे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिमाण होता है वो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा इनके जो बीच की दूरी है उसका गुणनफल होता है। मीन्स कहा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अगर इसको जो है हम फॉर्मूला बेस पे आए तो यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे स्मॉल p से डिनोट करते हैं। आपके पास जो आवेश हैं उनमें किसी एक आवेश का परिमाण q ही होगा, उसे q लिया गया है और बीच की दूरी को यहाँ पर 2l लिया गया है। और फॉर्मूला आपके पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हो जाता है P बराबर Q × 2l। आपके जो दिमाग में एक बात जरूर आती होगी कि क्या कारण है कि यहाँ पर जो आपके पास दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अधिकतर हम मानते थे कि इनके बीच की दूरी x है या समथिंग ऐसा कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर 2l क्यों लिया गया है? तो यहाँ पर 2l इसलिए लिया गया है कि जब भी हम आगे जो इसका डेरिवेशन करेंगे तो हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं इसके मिड पॉइंट से करते हैं। तो जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी दूरी l आएगी, जो फार्मूला डेरिवेशन में आसान होगा। सोचिए अगर अब यहाँ पे इसको हम l लिखते हैं तो जब इसकी मिडिल से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें वहाँ पर l/2 लिखना पड़ेगा। यानी आपके पास एक कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत से दूर रहें, वो दिक्कत ना हमें आए, इससे दोनों आवेशों की बीच की जो दूरी होती है उसे 2l लिया जाता है। आगे आते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है यह एक सदिश राशि है, सदिश आपके पास में, और इसका मात्रक जो है, मात्रक यहाँ पे देखते हैं, आवेश का मात्रक जो है कूलाम होता है और 2l एक दूरी है जिससे हम मीटर में नापते हैं, इससे जो इसका मात्रक होता है वो कूलाम मीटर हो जाता है। दिशा की बात करें तो आपके पास जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी वो -q से +q की तरफ होगा, ठीक। और आपके पास विमा इसकी LTA होती है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ों को नोट करके रखिएगा। तीन आपके पास 4 हैं, 4 चीज़ को नोट कर रखिए, याद करिएगा, और ये बहुत आसान होगा। इनमें से भी आपके पास में क्वेश्चन आने की संभावना पूरी होती है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, उसका एक अलग से डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में। आपके पास भी यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है? AB। A बिंदु पर -q आवेश और B बिंदु पर +q आवेश हैं जिनके बीच की दूरी 2l है। यहाँ पर आपके पास में ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो अगर इसकी अक्ष पर है तो उसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति,
और दूसरा अगर इसकी अक्ष पर ना होकर कहीं अलग है, अक्ष से बाहर है, तो उसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में, और ये जो आपका फिगर बना हुआ है ये अक्षीय स्थिति का है। इसके अक्षीय स्थिति खत्म होता है तो उसके बाद में फिर निरक्षीय स्थिति की बात की जाएगी। अक्षीय स्थिति में आपके पास में इसकी मान लेते हैं कि इसकी अक्ष पर ही कहीं बाहर एक बिंदु P है, जिस P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब सपोज करते हैं कि इसके मध्य बिंदु से ये बिंदु P स्मॉल r दूरी पर है। अब प्लस क्यू आवेश तो कितनी दूरी पर होगा, तो अगर इसको समझना, फिगर को समझिएगा कि वो इस मिड जो है मध्य बिंदु से r दूरी पर है, तो इस B पॉइंट पर होने के लिए ये L दूरी कम हो गया, यानी वो यहां शुरू करेगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये इतनी L दूरी घट जाएगी और ये हो जाएगा R माइनस L दूरी पर। इसी तरह माइनस क्यू आवेश बिंदु P से R प्लस L दूरी पर है। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये पूरे फिगर का यही आपके पास में जो है मेन डेरिवेशन यही है कि आपको ये समझना जरूरी है। अगर आप ये फिगर समझ गए तो डेरिवेशन बहुत ही आसान है इसका। यहाँ पर आपके पास फिर से देख लीजिए कि ये टोटल दूरी आपके पास 2L में जो आपका मध्य बिंदु है O है, वो यहाँ से लेकर यहाँ से आपके पास बने A से लेकर O तक L दूरी और O से लेकर B तक स्मॉल L दूरी है। अब अगर हम यहाँ से O से लेकर P तक को R सपोज कर लेते हैं कि R दूरी पर बिंदु P है मध्य बिंदु से, तो B से कितनी दूरी पर है R माइनस L और A से कितनी दूरी पर है R प्लस L। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश जब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा तो उसकी दिशा क्या होगी, तो जैसा हम पहले बता चुके हैं कि प्लस क्यू आवेश बाहर की तरफ लगाता है, तो इस अक्ष पे वो बाहर की तरफ लगाएगा, मीन्स ये E1 बाहर की तरफ इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसी तरह माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू हमेशा अंदर की तरफ लगाता है, अपनी ओर लगाता है, तो P पर ये E2 जो आएगा ये माइनस क्यू की तरफ होगा, जो अंदर की तरफ होगा। E1 और E2 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इससे जब इनका परिणामी निकालने के लिए इनको जोड़ा जाएगा तो एक दूसरे से घट जाएंगे और इस तरह हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गेट हो जाएगी। बस पूरे डेरिवेशन में इतना ही है कि आप एक बार प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाल दीजिए, एक बार माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकाल दीजिए और परिणामी गेट करने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, यहाँ पर हम बात करेंगे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश जो B पॉइंट पर है उससे P की दूरी कितनी होगी R माइनस L। फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4π Q/r²। यहाँ पे जो हमें R पुट करना है उसकी किस यहाँ पे होगा R माइनस L रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर है प्लस क्यू कारण E1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी आपके पास प्लस क्यू कारण जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है 1/4π Q/r माइनस L²। दिशा क्योंकि धन आवेश हमेशा बाहर की तरफ होता है तो B से P की ओर होगा, तो आपके पास में यहाँ पे B से P की ओर लिखा गया है। फिर माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू की दूरी क्या होगी R प्लस L। इससे जो आपके पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 बराबर 1/4π Q/r प्लस L²। और दिशा किधर होगी भाई, अंदर की तरफ आएगा तो P से A की ओर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है E1 और E2 ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे उस परिणामी तीव्रता में अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण वो एक दूसरे से घट जाएंगे। फिर आपके पास में E1 से E2 ही क्यों घटा, E2 से E1 क्यों नहीं घटा, तो जैसे आपके पास में यहाँ पे देख रहे हैं कि E प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/r² होता है, यानी जो दूरी होगी जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उसके जो दूरी होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो भी दूरी जो आवेश या इसके जितना पास होगा वो उतनी ज़्यादा ही आपके पास में तीव्रता लगाएगा। तो B पॉइंट ज़्यादा पास है, इससे इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, और A पॉइंट ज़्यादा दूर है, इससे माइनस क्यू की तीव्रता कम होगी। और यहाँ पर यही कारण होता है कि लिख दिया गया है E1 E2 से बड़ा है, तो बड़े से छोटा घटाया गया। यहाँ पर आपके पास वैल्यू को उठा के यहाँ से रख दिया जाता है, रखने पर आपके पास में Q दोनों में है 1/4π और 1/4π दोनों में है, कॉमन कर लिया जाता है। कॉमन करने पर आपके पास ये शेष बचा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे हम जो है भिन्न को सिंपली सॉल्व करते हैं। R प्लस L² का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, R माइनस L² का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4AB। इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, और यूज करने पर जैसे इसमें भी लिखा है R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, तो
तो आंसर जैसे यहाँ 4AB आया है, इसका 4RL हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे लिखा गया है E बराबर Q 4πε0 के 4RL। और यहाँ पे नीचे साफ करते हैं, स्क्वायर आपके पास में दोनों को थोड़ी देर भूल जाते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या लिखा a माइनस बी ए प्लस बी, और आंसर मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। इस पर भी स्क्वायर लगा है, वहाँ भी स्क्वायर लगा है, इससे इनके दोनों जो आपका गुणनफल आएगा उस पर भी स्क्वायर लग गया। अब इसको जो है थोड़ा अपने हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। 4 को हम 2 × 2 लिख देते हैं, इस Q को इधर ले आते हैं, L को वहीं पर रखते हैं और R को पीछे कर देते हैं। इससे हमें 2QL मिल जाता है, चूंकि P बराबर 2QL होता है, इसको हमने ऐसा सेट किया है कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में सेट हो जाए, और इसको उठा के यहाँ पर हमने P कर दिया। बाकी इस जैसा है वैसा लिखा हुआ है, और आपके पास से डेरिवेशन में फार्मूला आ जाता है E बराबर 1/4πε0 के 2PR/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस जगह पे आपके पास में डेरिवेशन यहाँ पर गेट है, और इस डेरिवेशन में अगर ये कहा जाता है किसी माध्यम में, तो किसी माध्यम के लिए आपके पास सेट है यहाँ पर। और नेक्स्ट अगर आपके पास शर्त दे दी जाती है कि आपके पास जो वैद्युत द्विध्रुव है वो अत्यंत छोटा है, ऐसा माना जाता है, तो अत्यंत छोटा होने पर ये जो आपके पास L के मान होगा ये बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पेन है, अब ये पेन हम इस कोने पर यहाँ पर रखते हैं, अब इस पेन से अगर हम उस वहाँ तक की दूरी को गेट करना चाहें तो ये पेन काफ़ी छोटा हो जाएगा L का मान इसकी तुलना में, तो हम थोड़ी देर के ड्रॉप कर सकते हैं। ये पेन तो हमने काफ़ी बड़ी ले ली है, आप साइज इतना छोटा भी मान सकते हैं, बहुत छोटे छोटे वैद्युत द्विध्रुव होते हैं आपको। फिर यहाँ पर आपके पास में अगर जो है R का मान L की तुलना में बहुत बड़ा है तो L को हम ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करना मतलब उसे नगण्य मान लेंगे, जैसे नगण्य मानेंगे तो L का मान 0 हो जाएगा, और R स्क्वायर का स्क्वायर होने के कारण ये R पावर 4 हो जाएगा। R पावर 4 एक R को कैंसिल करेगा, और यहाँ पे नीचे R³ बचेगा, आपको एक नया फार्मूला डेरिवेट हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के 2P/R³। फिर नेक्स्ट अगर साथ आपके पास में आती है कि अगर वो निर्वात या वायु में रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, तो वहाँ पे K बराबर 1 हो जाएगा, और फार्मूला आपको मिलेगा 1/4πε0 2P/R³। तो इस तरह आपके पास में ये पूरा डेरिवेशन है। अब इस डेरिवेशन में आपको कुछ बचा नहीं है, आप एग्जाम में पूरा इस तरह लिख सकते हैं, इसमें कहीं भी नंबर कटने की कोई संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट आपके पास में हाँ एक चीज़ थोड़ा सा देना होगा कि आपके पास डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन क्या है, दिशा किधर होगी, तो दिशा भाई आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि E1 बड़ा है E2 से जो है, तो जिस तरह आपके पास ये बड़ा है तो उसी की डायरेक्शन मिल जाएगा, यानी E1 की दिशा किधर होगी, B से P की ओर, तो यही आपके पास दिशा होगी। या कह सकते हैं कि -Q से Q की ओर दिशा होगी। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वही आपके पास में यहाँ इसके छेद की तीव्रता की भी दिशा बन जाएगी। अगला पॉइंट आपके पास में जो कर सकते हैं, यहाँ पे अपान R³ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत छेद की तीव्रता होती है वो उसके बीच की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए शुरू करते हैं। निरक्षीय स्थिति, अभी आपने अक्षीय स्थिति पर जो देखा ही है, पूरा डेरिवेशन आपने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव जो है उसके कारण उत्पन्न वैद्युत छेद की तीव्रता जो अक्षीय स्थिति पर कितनी होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर निरक्षीय स्थिति पर कि निरक्षीय स्थिति क्या आपके पास में कितनी होगी। इसके लिए हम मान लेते हैं कि आपके पास में जो वैद्युत द्विध्रुव AB है वो कैपिटल K परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है, और जिसके लंबार्थक से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार हम फिगर को ठीक से समझ लेते हैं। ये आपका लंबार्थक है, और ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है ये एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके बेस एंगल भी आपके पास में बराबर होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो +Q आवेश है इससे जो है BP जो दूरी बन रही है, और -Q आवेश से जो AP दूरी बन रही है वो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं होने के कारण बराबर होंगे। इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है कि AP बराबर BP, जो आपके पास में क्या है √R² + L²। यहाँ पर आगे आपके पास देखते हैं कि इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत छेद की तीव्रता क्या होगी और A के कारण वैद्युत छेद की तीव्रता क्या होगी उस पर। अब हम अगर +Q आवेश पे देखें तो +Q आवेश के कारण जो वैद्युत छेद की तीव्रता होगी वो E1 होगी, और E1 की दिशा इस तरफ ऊपर की तरफ जा रही है। -Q आवेश के कारण जो वैद्युत छेद की तीव्रता होगी वो E2 होगी, जो नीचे की तरफ आ रही है। क्योंकि वैद्युत छेद की तीव्रता जो होती है सदिश राशि होती है, तो इनके जो योग का नियम होता है वो सदिश के योग के नियम के अनुसार देखा जाएगा। तो इसमें आपके पास में यहाँ पर अगर हम इनको घटक में तोड़ के तभी इसको हम जोड़ेंगे। अब अगर आप E1 जो आपके पास में जिसकी दिशा इस तरह है, ये आपका जो है E1 है, अब इसके घटक में तोड़ें तो एक घटक इसका ऊपर की तरफ जाएगा जिसे लंबवत घटक कहेंगे, और उसे डिनोट करते हैं E1 sin θ से। एक घटक इसके समांतर जाएगा यहाँ पर साथ में,
जिसे हम जो है ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, सॉरी क्षैतिज घटक कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं E1 cos थीटा से। इसी तरह आपके पास में अगर हम E2 की बात करें तो E2 का डायरेक्शन जिस तरह ऐसा नीचे की तरफ है, अगर इसको उसी घटक में तोड़ें तो एक घटक इसका लंबवत घटक नीचे की तरफ और जो है क्षैतिज घटक इस तरह से समांतर ही होगा, और ये आपके पास में हो जाएगा जो आपकी वैल्यू E2 है, ये होगा E2 cos थीटा और ये होगा E2 sin थीटा। जैसा देख रहे हैं कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा एक समान है, इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ फिगर में हमने इसीलिए लिखा हुआ है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पर देखते हैं E1 sin थीटा जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है और E2 sin थीटा जो नीचे की तरफ डायरेक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। क्या कैंसिल करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको हम आगे समझते हैं। यहाँ पर आते हैं कि जो आपके पास प्लस P आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वो होगी आपके पास में E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसका स्क्वायर, जिसे हम डिनोट करेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर से, और ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। इसी तरह माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दैट इज E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों में आपके पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डिनोमिनेटर के रूप में आ रहा है, हर के रूप में आ रहा है, तो देखने से आपके पास E1 और E2 की वैल्यू एक समान आती है। क्योंकि E1 और E2 वैल्यू एक समान होगी तो यहाँ पर ये दोनों जो आपके पास E1 sin थीटा और E2 sin थीटा हैं, ये पूरी तरीके से बराबर होंगे और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अगर हम परिणामी बात करें कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में हैं जो एडअप हो जाएंगी, और E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल होंगी। E1 और E2 की वैल्यू हमने देखा यहाँ पर बराबर है, इसलिए से एक दूसरे को पूर्णतः कैंसिल कर देंगे। तो बात करेंगे अतः परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं, इसलिए E2 की जगह पर भी E1 लिखा जा सकता है, और इस तरह आपके पास में जो परिणामी तीव्रता होगी वो 2E1 cos थीटा हो जाएगी। अब अगर E1 का मान उठा के हम यहाँ से रख दें इस पे, तो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू को अगर रखा जाए तो फिगर से देखते हैं cos थीटा ये समकोण त्रिभुज है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपके पास में L है और कर्ण की दूरी आपके पास ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ पर L अपान R स्क्वायर प्लस तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास हो जाएगी E बराबर, अब ये जो आपके पास में 2 लिखा है, Q ये लिखा है, इसको सेट करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर। यहाँ पर पावर आपके माने तो पावर ये आपके पास में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ये आगे आपके चलते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई
एस वाला नॉट के, और Q इंटू 2L जैसे हम जानते हैं तो आपका ये P होता है वैद्युत विद्युत आघूर्ण, और ये आपके पास जो इसका फार्मूला होगा ये आपके फार्मूले का डेरिवेशंस है। तो एक पॉइंट ये आया। अब अगर आगे बढ़ें और ये मान लें कि जो आपके पास में R L की तुलना में काफ़ी बड़ा है, जिससे हमने पीछे अक्षीय से माना था, ये R इज़ वेरी ग्रेटर दैन L, तब L को नगण्य मानते हुए अब E क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के P अपान, जैसे इसको नगण्य मानेंगे तो ये 2r² जो होगा इस पावर 3/2 होगा, और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा r³। यदि माध्यम निर्वात या वायु है तो k बराबर 1, और आपके पास E हो जाएगा 1/4πε0 P/r³। ये आपके पास डेरिवेशन था। अब अगर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति कंपेयर करें तो यहाँ पर आपके पास 2B हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये डेरिवेशन भी काफ़ी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपके हर क्वेश्चन का, हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। और भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है अभी तक पढ़ाए गए टॉपिक्स में तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।